नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, अभिनेता से नेता बने मनोज तिवारी जी। 1 फरवरी 1973 को जन्मे मनोज तिवारी मुख्य रूप से भोजपुरी के गायक हैं। भोजपुरी गायक के रूप में ही इन्हें असली प्रसिद्धि मिली। अपने करिश्माई आवाज में गाए गानों की बदौलत इन्होंने यूपी बिहार के करोड़ों नौजवानों को अपना दीवाना बना दिया। बदलते समय में ये गायक से भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता बन गए। बतौर हीरो ये काफी सफल रहे और कई सुपरहिट फिल्में दी। अपनी सफलता से उत्साहित मनोज तिवारी ने राजनीति में हाथ आजमाया और दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा के सांसद भी बन गए। क्रिकेट खिलाड़ी, गायक और अभिनेता के बाद अब राजनेता के रूप में बुलंदी हासिल करने वाले मनोज तिवारी का काफी समय वाराणसी में बीता है। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की है। आज हम मनोज तिवारी से इनके जीवन के तमाम अनछुए पहलुओं के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। मनोज, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। कैसे याद करते हैं बचपन से लेकर अब तक के अपने संघर्ष को? याद करते हैं तो उस सफ़र में बहुत सारी वेदनाएं, बहुत सारे स्ट्रगल के दौरान के दुख, फिर आंसुओं से साक्षात्कार होता है, क्योंकि खुशियां भी बहुत आंसू देती हैं। तो एक बाइक जब मैं अपना पीछे देखता हूं तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे घर में, मेरा गांव बिहार के एक ऐसे जगह पे जहां हम लोग 3-3 किलोमीटर चप्पल हाथ में लेके और पैंट को मोड़ मोड़ के जाते थे। पानी लगा होता था, सड़कें नहीं होती थी। वहाँ से मैं कभी आके पूरे देश के भोजपुरी भाषियों का गायक बनूंगा, हीरो बनूंगा। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन जैसे लोग हमारे साथ काम करेंगे, हमारे हीरो के साथ। और फिर मैं एक दिन अपने आप को संसद में देखूंगा, जहां से हम कुछ लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ये सब बहुत संघर्ष का दिन रहा, लेकिन सोचूंगा तो बहुत खुशी के आंसू देगा। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताएं। हम लोग 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, और मेरे बाबूजी एक किसान थे, और किसान के साथ साथ वो गाना भी सीखे थे, बनारस से गाना सीखे थे, शास्त्रीय संगीत। और ऐसी स्थिति में हमारे बड़े भाई, हमारे दोनों बड़े भाई हमको जो भी कर सकते थे, एक इंजीनियर हैं, एक शिक्षक हैं। इस प्रकार से मेरी दुनिया आगे बढ़ी यहाँ पर। कैसे बिहार से बनारस आना हुआ? घर जरूर बिहार में है, लेकिन जन्म मेरा कबीर चौरा अस्पताल वाराणसी में हुआ। और जन्म के बाद 5 दिन के बाद फिर वापस अपने गांव गया, और फिर 16 साल बाद वापस चला आया वाराणसी में पढ़ाई के लिए। तो एक काशी से तो हमारी बहुत ही एक अजीब सा रिश्ता रहा है। और ऐसी स्थिति में मेरा गांव जरूर बिहार में है, लेकिन मैं पूरी तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश का ज्वाइंट पॉइंट मानता हूं अपने आप को। मुझे लगता है कि मैं सच में दोनों को अच्छे तरह से जानता हूं। वो मुझे जानते हैं कि नहीं, अब ये नहीं कह सकता। मनोज भाई, कब आपके मन में पहली बार यह ख्याल आया कि आपको सिंगर बनना है, और वो भी भोजपुरी गानों का? ये अचानक नहीं आया है। ये लगता है कि काफ़ी समय के बाद, मैं जब, मुझे याद है मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था तो भी गाना गाता था, और शनिवार को बहुत ध्यान से लोग सुनने आते थे, लड़के लड़कियां सब। गुरुजी भी बैठते थे, और मैं हल्दी घाटी का पाठ करता था, सस्वर पाठ, तो बहुत हिट हुआ करता था वो। लेकिन मुझे लगता है, मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं तो रोजगार की तलाश में गाने लगे। पढ़ाई किए, नौकरी नहीं लग रही थी, बीए किए, बीपीएड किए, एमपीएड किए, नौकरी नहीं मिल रही है। कहीं गाना गा रहे थे और वहाँ पे कुछ पुरस्कार मिल गया, तो लगा कि यार हम लोग तो, उस समय हम लोग दिन भर का क्रिकेट खेलते थे, तो खेलने का हम लोगों को 100 रुपया मिलता था। तो कहीं 800 रुपया पुरस्कार मिल गया गाने में, तो बड़ा अच्छा है, इसको हमको है क्या कुछ अंदर। और वो धीरे धीरे निकल गया, और फिर वो आगे बढ़ता गया, मैं भी उसको संवारता गया, अभी तक संवार ही रहा हूँ।
कहा जाए कि गरीबी और संघर्ष से आप गायक बन गए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही लाइन आपने कहा। गरीबी और संघर्ष ने मेरे अंदर के जो कलाकार था उस पर विश्वास करना सिखा दिया, और फिर मैंने उसको, क्योंकि मैं जैक ऑफ ऑल था, मुझे थोड़ा थोड़ा सब करने का, क्रिकेट भी खेलता था, एनसीसी में भी रहता था, गाना भी गाता था, तो चित्र भी बनाता था, और एबीवीपी से भी जुड़े रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े 89 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए तो लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि हमको कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिससे हम अपनी नज़रों में लगे कि हमने देश के साथ अच्छा नहीं किया। ऐसे आगे बढ़ते गए हैं। हमारे देश में हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड काफ़ी लोकप्रिय है। ऐसे में आप कैसा भविष्य देखते हैं भोजपुरी सिनेमा का? भोजपुरी सिनेमा सबसे अनएक्सप्लॉयटेड है अभी तक। इसमें बहुत एक्सप्लॉयटेशन की गुंजाइश है, क्योंकि भोजपुरी भाषियों की संख्या 20 करोड़ के ऊपर है, बट अभी भी उनके पूरे संतोष लायक फिल्में नहीं बनी। गाने तो बनते रहते हैं, उनको अच्छा लगता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा भविष्य इंतजार कर रहा है, और तब और भी अच्छा हो जाए जब भोजपुरी के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, जो उनकी हमनी के पूरा भोजपुरी भाषी लोगों के बहुत अपेक्षा बाटे अपने प्रधानमंत्री जी से। इसके लिए आप लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। हम पिछले 10 साल से इसके कोशिश में लगे हैं, लेकिन अब वो लगता है अब अच्छे दिन आने वाले हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को और ज़्यादा ताकतवर, लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार से आप किस तरह की अपेक्षा रखते हैं? देखिए, बाकी सब कुछ भोजपुरी कर लेगी। भोजपुरी को संविधान के 8वीं अनुसूची में रख दीजिए, क्योंकि पहले सवाल उठता था ना कि इसकी लिपि देवनागरी है और देवनागरी हिंदी ऑलरेडी है, तो अब ये समस्या नहीं, क्योंकि मैथिली की भी लिपि देवनागरी है, मैथिली भी है, तो अब ऐसा तो कोई अड़चन है नहीं। तो भोजपुरी की भी अपनी एक लिखावट तो अलग है, जो बोलेगा वही लिख पाएगा, जो पढ़ेगा वही लिख पाएगा। दर्जनों पत्रिकाएं छप रही हैं भोजपुरी में। 2000 करोड़ से ज़्यादा की पर एनम इंडस्ट्री है भोजपुरी की। दुनिया भर में 13 से ज़्यादा देशों में ये सेकेंड लैंग्वेज है भोजपुरी। तो ऐसे में मैं नहीं समझता कि अब कोई दिक्कत है, और इस बार उसको हो जाना चाहिए, हम लोग आशान्वित हैं। अनुराग कश्यप की एक फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, इसमें आपने एक गाना गाया था, काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, जिया हो बिहार के लाला जी। आपकी आवाज़ में हमारे दर्शकों के लिए सुनना चाहेंगे आपसे। ओ जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो तू घोर भुआला, जिया 10,000 साला, हर जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावाए भैया, तनी सांस फुला के फूंकत धूल उड़ावाए भैया, तनी ओक्का बोक्का 3 तड़ोक्का गावाए भैया, अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा है भैया रे, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ए भैया। आपके गाए हुए देवी गीत मनोज भाई लोगों के दिलों पर लंबे समय से राज करते आ रहे हैं। एक देवी गीत मुझे याद आ रहा है, बाड़ी शेर पर सवार रुपवा मनवा मोहत बा, इसे आपसे सुनना चाहेंगे। ये गाना ही बना था माँ की आराधना के लिए, माँ विंध्यवासिनी, माँ देवी, जो जहाँ माँ की पूजा कर रहे, जगत जननी भगवती। और वो पता नहीं किस मुहूर्त में कैसे गवाया, हमको लगता था बहुत कम इंस्ट्रूमेंट है, बहुत हम लोग अभाव में इसको गा रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव आज तक हमारे जीवन में परिलक्षित हो रहा है। वो मनोज भाई, बाड़ी शेर पर सवार रुपवा मनवा मोहत बा, हाथ में त्रिशूल गरवा सोनवा के हार रुपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रुपवा मनवा मोहत बा। शक्ति के आप उपासक हैं, देवी गीतों से इतने लगाव की वजह आपसे जानना चाहेंगे। पता नहीं क्यों मुझे भगवती पे बहुत अब इसका तो कुछ जवाब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ना कि मैं अपनी हर बात माँ से मेरा साक्षात्कार होता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ।
जरूरी नहीं कि मंदिर में जाके करेंगे, हम कहीं भी बैठ जाएंगे। हमने, मेरे जीवन का गीत था कि विंध्याचल मंदिर में होला माई दर्शनवा जी, छाया होला भर संसार, कहीं भी निहार ली। तो इस विश्वास से जब वो मानते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं मिला तो भी माँ का उसमें वो है कि वेट, अभी कुछ कमी है। मनोज भाई, मेरी मित्रता आपसे 1997 से है और 2000 और 2001 के दौर में जब मैं ग्रामीण स्तर पर पत्रकारिता करता था तब से आपको कवर करता रहा हूं। आपके तमाम भगवती जागरण और गायन के कार्यक्रमों को मैंने खुद कवर किया है एक ग्रामीण पत्रकार के तौर पर। आज 1997 से 2014 में आपने बहुत लंबा सफलता का मुकाम हासिल कर लिया है, तो क्या वही उसी तरह से गाने की इच्छा अभी भी आपके मन में है? बिल्कुल, और मैं गा भी रहा हूँ। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ से निकलूँगा और दिल्ली से मैं मुंबई जाऊँगा, वहाँ शाम को मेरा फंक्शन है जहाँ तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, गाऊँगा। और अभी भी वैसे ही लोग जुटते हैं, वैसे ही गाँव में ट्रैक्टर पे चढ़ के लोग आते हैं। ये तो मेरा जारी रहेगा। दूसरी एक बड़ी इम्पोर्टेंट आपने बात बोली कि आपने कहाँ मुझे बात किया, गाँव में थे ये, तो मैं इससे बड़ा खुश हुआ कि आप मेरे बारे में जानते हैं, क्योंकि मैं ना अपने बारे में अपने से बताना नहीं चाहता मेरा वो स्वभाव नहीं कि मैं बताऊं। मैं वर्तमान में विश्वास करता हूं जी, अभी मैं ये हूं, मेरा ये दायित्व है, मैं यहाँ भी बेस्ट करके दिखाऊंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप महाराजगंज और कहाँ कहाँ हमको मिले। तो आप तो सब जानते हैं मनोज कहाँ से कहाँ बैठा है आगे। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं? हमारे चाहने वालों को, उनके अलावा मेरा कोई है ही नहीं। मेरे जो श्रोता हैं, मेरे जो लोग फिल्में देखते हैं, मेरा जो गीत सुनते हैं, वही गुरु हैं। वही समय समय पे, अरे भैया ये गाना ना जरा सा ऐसा बनाओ नहीं, तने ऐसा करा नहीं, भैया फिल्मों जरा ऐसे करो नहीं। मैं ध्यान से सुनता हूँ, मैं आँख के साथ साथ कान खुला रखता हूँ, सुना और उसको प्रयोग करता हूँ। उस पर किसी ने कहा था द्रौपदी गाओ ना, द्रौपदी, मैंने एक द्रौपदी प्रसंग गाया है, चंद्रशेखर मिश्रा जी का लिखा हुआ, मेरे जीवन का एक अमिट चीज़ है। कभी उसको आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि मैं श्रोता अच्छा हूँ। मैंने वो द्रौपदी की लाइनें, जब द्रौपदी को सब लोग भरी सभा में उसका वस्त्र हरण कर रहे हैं, उसको कृष्ण की याद आती है, भैया की याद आती है, अपने कन्हैया की याद आती है, तो वो बोलती है कि खींच दुशासन जोर लगाई के, हरे खींच दुशासन जोर लगाई के, टेर जो हमारी सुनी पई है, भौजी के गोद में हुई है तबो विश्वास हमें हरि ना बिसरई। पांडवों को कभी धिक्कारती है कि कामो कहूं कितना ले कहूं, अरे कामो कहूं कितना ले कहूं, अब लाज के बात जहाज से भारी, आई के का करब भैया, अब नाभि से छूटल चाहता सारी। आगे आप किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का सांसद हूं इस समय। मेरी पहली प्राथमिकता है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को दिल्ली बना सकूं, नई दिल्ली में रहने जैसा उनका भाव है। जो उनकी, जो वो लोग अनियमित कॉलोनियों में रहते हैं, उनका जीवन ऐसा हो गया, कभी भी पुलिस आके उनको धमकाती है, उनको तरह तरह की यातनाएं होती हैं शासन प्रशासन से, चूंकि वो अवैध है। लेकिन अब वो वहाँ से हट नहीं सकते, तो हम, वो होता है ना कि अनियमित कॉलोनियों को नियमित कर दें और दिल्ली को पानी और बिजली की समस्याओं से जूझना न पड़े, साफ सुथरा हो जाए। ये मेरी प्राथमिकता है पहली। और दूसरी मेरी प्राथमिकता आप अच्छी तरह जानते हैं, हम चाहता नहीं कि हमारा भोजपुरी पूरी दुनिया में समृद्ध होके, भोजपुरिया लोग समृद्ध होके और भोजपुरी संविधान के 8वीं अनुसूची में आवे। लोकसभा में आप किस विषय पर बोलना चाहेंगे? देखिए, मेरा विषय संस्कृति है। जो मैंने महसूस किया इस पिछले जो शासन रहा है कांग्रेस का, उसमें जो अंग्रेजी सेकुलरवाद और अंग्रेजी बुद्धिजीवियों ने हमारे देश की कल्चर पर गौरव करने का वो जो होता था अपने अंदर, उसको उन्होंने नष्ट किया है।
हमारी जो मूल धारणाएं हैं, मूल जो है भारत के लोगों को जीने का, उसको कहीं कहीं सपोज जैसे उदाहरण समझ लीजिए, हम आरती कर रहे हैं, हम गंगा आरती कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, तो लोगों ने ऐसा, हम कोई वस्त्र ऐसा पहन रहे हैं तो उसको उन्होंने ऐसा बना दिया कि हम इससे सेकुलर नहीं रह गए। ऐसे जो ऐसी चोट पहुंचाई गई, उसको मैं बोलता हूं कि इंग्लिश बुद्धिजीवियों ने, जिनका ग्रेविटेशनल सेंटर भारत नहीं है, यूरोप है, ऐसे लोगों ने जो प्रभाव पैदा किया है ना, हम उसको ख़त्म करने के लिए वो सांस्कृतिक चीज़ें लेके लोगों में उसका विश्वास पैदा करना चाहते हैं। संस्कृति मेरा विषय है, मेरा संगीत, लोक संगीत, मैं चाहता हूँ भारत के अलग अलग क्षेत्रों का लोक संगीत पनपे और जो इतिहास नहीं लिखे जा सकते वो लोक गीतों में बनी रहे। ये सब हमारा सब्जेक्ट है, हम आगे उस पर काम करेंगे। वैसे तो आपके गाए हुए तमाम गाने, अधिकांश गाने लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं, लेकिन आपको कौन सा अपना गाया हुआ गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? मैं ये गीत बहुत अक्सर गाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। हर गांव के सिवनवा से खेत खरिहनवा, नाही भुलाला घर जवार, मोर भैया हो गौवा बोलावेला हमार। हर संझिया बिहनवा सूरज के ललैया, लम्मा लम्मा बांस लेके माझी खेवे नैया। हर तलवा के पनिया में, रात के चंदनिया में, चांद लागे धरती के सिंगार, ए गोरी गौवा बोलावेला हमार। ये मेरा बेस्ट गाना है। और आपका एक और सुपरहिट गाना मुझे याद आता है, मुझे लगता सुपरहिट है तो बहुत कुछ बा। हाँ, लेकिन एक और जो मुझे लगता है, अगर इसकी चर्चा ना करूं तो यह इंटरव्यू अधूरा सा लगेगा, बगल वाली जान मारे ले। मैंने रोमांटिक गाना लिखा, गाया, कंपोज किया, तो लिखा नहीं था, सॉरी, कंपोज किया और गाया। लिखा तो एक हमारे कलकत्ता के ललन नाम के लड़के ने था। उस रोमांस गीत को ना मैं इसलिए अच्छा लगा कि उसमें दूर से वो फील कर रहा है, बगल वाली, गाने में भी उसको स्पर्श नहीं करता। हरे कनवा में शोभे वाली, जूड़ा में लगा के जाली, जाल चलेली मत वाली, बगल वाली जान मारेली। तो ये गोरे गोरे गाल जैसे फुलवा गुलाब के, ये गाने में ना मुझे बहुत आनंद आया और दुनिया ने बहुत पसंद किया। और एक और गाना मुझे याद आता है, एमए में लेके एडमिशन। अरे बहुत बढ़िया गाना आपने मुझे याद दिलाया। वो मेरा गाना है, जिसे मैंने उसमें कहा है कि एगो लड़का के शादी के लिए तिलकहरू आते हैं, तो तिलकहरू पूछते हैं कि आपका लड़का क्या करता है, तो वो बताते हैं, चूंकि वो लड़का बहुत दिन से पढ़ रहा है, 20 साल से पढ़ ही रहा है, चूंकि नौकरी नहीं लग रहा है, तो रोज पूछते हैं बाबूजी क्या करता रहो, तो वो बोलता है कि मैं कंपटीशन दे रहा हूं, ताकि उसको शर्म ये ना हो। तो वो कहता है कि बाबूजी बताते हैं कि हमारा बेटा हरे 80 से का के बीए बचवा हमार कंपटीशन देता, एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता, चानी पर के बार झरल मोछ के निशान नहीं खे, चलते जाता है। बेसिकली ये गाना हमने बेरोजगारी पे लिखा था, जो मैंने खुद महसूस किया। नौकरी नहीं लग रही है, गांव वाले पूछते हैं, परिवार वाले पूछते हैं, इज्जत कैसे बचे भाई, तो कंपटीशन दे रहे हैं। इसको मैंने बनाया। मैंने भ्रूण हत्या पे गाना गाया, सामाजिक मुद्दों पर। जी, मैंने ये सब किया है। भ्रष्टाचार पे मैंने भ्रूण हत्या पे गाना गाया था कि अगिया दहेज के ऐसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। हमने भ्रष्टाचार का गाना 1997 में गाया था कि सब हुए रुपये के खेल से आदमी के लगल बा, अधिका विकात बड़े 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 बाबू। कोई भी करप्शन पढ़े लिखे लोगों, कोई भी करप्शन मूर्ख लोगों ने नहीं किया है भाई साहब देश में। सब एक फिल्म है आपकी ससुरा बड़ा पैसा वाला, काफी हिट हुई थी, इससे जुड़ी कुछ यादें और कुछ गाने। हम लोग कर रहे थे, सोचे कि अब गाना बहुत गाए यार,
थोड़ा सा एक नया फेज होना चाहिए, पर्दे पे आना चाहिए। प्रयोग तो आप करने में माहिर रही हैं। मैं जब जब प्रयोग करता हूँ सफल होता है। रिस्क कवर करते हैं। रिस्क लेता हूँ। मैं बीएचयू का बहुत तगड़ा क्रिकेट प्लेयर था, क्रिकेट टीम का कैप्टन था बीएचयू टीम का। मैंने भोजपुरी गाना गाया, सब बोलते थे कहाँ जा रहा है, अच्छा हो गया। मैंने भोजपुरी फिल्म किया, अच्छा हो गया। मैंने भोजपुरी चैनलों का एंकर किया, आपसे तो अच्छा एंकर नहीं हूँ, आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमने भी कोशिश की और तमाम कार्यक्रम किए। हमने जैसे कोशिश किया कि हम अब थोड़ा सा जन सेवा करते हैं, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। ससुरा बड़ा पैसा वाला का कोई एक गाना। जान से बढ़ के तोहरा के हम चाहिए, तोहरा के हम आपन जिंदगी मानी ले, का बताई जियरा कितना बेकरार करी ले, प्यार 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 तो से प्यार करी ले, और चाहता हूं कि सब कोई प्यार करे। मनोज भाई, चुनाव जब आपने दिल्ली में जीता उत्तर पूर्वी सीट से, उसके तुरंत बाद आप बनारस गए, खूब घूमा, वहां पर घाटों पर गए, मित्रों से मुलाकात की। कि मुझे जब ना अपने तनाव से मुक्ति पानी होती है तो मैं काशी जाता हूँ। हालांकि बहुत लोग मुक्ति के लिए काशी जाते हैं, लेकिन मैं सच में बताऊं, मैं मणिकर्णिका घाट पे, श्मशान घाट पे मैं बैठ करके निर्गुण गाता हूँ, भजन गाता हूँ, श्रृंगार गीत गाता हूँ, और सब लोग वहाँ बैठ के ना, तो वो काशी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि चुनाव लड़ते लड़ते बहुत भागे दौड़े, 104 जनसभा की 78 लोगों के लिए, उसमें से 73 लोग जीत के आए। मैं चाहता था कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएं। और अब वाराणसी का काफी विकास भी होगा। अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने आपके पैतृक स्थान कैमूर के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है कि आप वहाँ के विकास के बारे में काफ़ी सोचते हैं और वहाँ पे विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनाने की सोच रखते हैं। गांव में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आसपास के जो लोग हैं, जिनको या देश का कोई भी हिस्सा जिनको खेलने के लिए हेल्प चाहिए, तो ऐसा सेंटर हमारे गांव में बने और मैं अपने जीवन का कुछ हिस्सा उसमें समायोजित करूं, ये मेरी सोच है। देश में कई राजनीतिक दल हैं, फिर भी आपने भारतीय जनता पार्टी को चुना अपना करियर बनाने के लिए। क्या वजह रही बीजेपी का चयन करने की? देखिए, जिस समय हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना, उस समय, उसके पहले तक मैं कई जगह मैं देख रहा था। मैं अन्ना आंदोलन में था, मैं बाबा रामदेव के आंदोलन में था। अन्ना आंदोलन तो उसमें से कई पार्टियां निकली जाके, तो एक मन छटपटा रहा था मेरा। मैंने और भी कई जगह देखे क्या हो सकता है, लेकिन उस समय मुझे लगा कि उस व्यक्ति को चांस मिलना चाहिए देश का, जिन्होंने मौका पाने के बाद परफॉर्म किया है, और ऐसा व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के अलावे हमको नहीं दिखा। और भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया, तो मुझे लगा कि बस हम लोगों को इस आपातकाल को हटाने में लग जाना चाहिए। मैं आपातकाल समझ के लड़ रहा था। कांग्रेस के शासन को हम लोग, जब पहली बार मैंने नाम लिया था कि हाँ जी मोदी जी को बनना चाहिए, तो कितने मेरे ऊपर यातनाएं हुई तो मैं ही जानता हूँ। देश के तमाम लोग और आप खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से काफ़ी अपेक्षाएं रखते हैं, उम्मीद रखते हैं भारतवर्ष के विकास के लिए। इसकी वजह क्या है? क्योंकि विकास नहीं हुआ। आज हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार से लोग जाते हैं बाहर, झारखंड से। क्यों? क्योंकि उनको अपने यहाँ काम नहीं मिलता। काम करने की क्षमता है, स्किल भी सीख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट काम नहीं है। ऐसे में वो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि देश का कोई भी हिस्से का व्यक्ति अगर काम के लिए भटक रहा है तो उसको अपनी जगह पे काम मिलना चाहिए। और ये सारे विकास की अपेक्षाएं हमें अपने प्रधानमंत्री, अपनी पार्टी से है कि वो इसके लिए अच्छा करेगी। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? बहुत कठिन सवाल है। अभी मैं ये नहीं बता सकता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य इतना जरूर है कि जब मुझे मनुष्य रूप में पैदा किया ईश्वर ने, तो मैं इसका सदुपयोग करूं
और मरने के बाद लोग मुझे याद रखें कि इसने ये अच्छे अच्छे कार्य किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। तो ये थे भोजपुरी फिल्मों के सुपरहिट गायक और अब देश की लोकसभा के सदस्य मनोज तिवारी जी, जिन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत ही गरीबी और संघर्ष के जीवन देखे हैं और उसके बाद सफलता के इस मुकाम पर पहुंचे हैं और वे अपने अतीत को याद रखते हुए जीवन में कुछ आगे और देश की जनता और अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए करना चाहते हैं। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।